नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सरकारी भर्ती के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी नेट 2024 का जो नोटिफिकेशन आया है। इसमें एक तो नई कैटेगरी आई है फॉर एडमिशन इन पीएचडी ओनली। जैसे अभी तक क्या था, दो कैटेगरी हुआ करती थी इसमें, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे हम बोलते थे नेट। तो एक नई कैटेगरी ऐड हुई, एडमिशन इन पीएचडी ओनली। एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा है, एलिजिबिलिटीज क्या है, वो सारी चर्चाएं जो इस एग्जाम के लिए ज़रूरी है हमारे लिए जानना, वो सब हम करने वाले हैं। तो ये है नोटिफिकेशन इनका। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जो हमारे काम की जानकारी है उन सब पे हम चर्चा करेंगे सीधे। सबसे पहले काम की जानकारी जो है वो ये है हमारी, कि फॉर्म जो है वो हमारा स्टार्ट हो गए हैं फिल होना। कब से? 20 अप्रैल से लेकर 10 मई 2024 तक आपके फॉर्म जो है वो फिल होंगे। और जैसे कुछ बच्चे जो इसमें नहीं एग्जाम की फीस पे कर पाए हैं, तो 11 मई से लेकर 12 मई तक को आप 11 मई या 12 मई तक की आप फी का पेमेंट कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 20 अप्रैल से लेकर 10 मई तक होगा। और हमेशा आजकल हर नोटिफिकेशन में ये लिख कर आता है कि आप जो है जो डेट है इससे पहले ही फॉर्म को फिल कर दें, ताकि आप बाद में लेट ना हो, सर्वर ना काम करे, कुछ परेशानियां आए, तो वो सारी चीज़ें हैं। फीस कितनी है? जनरल या अनरिजर्व है ना, इसकी फीस है 1150 रुपये। EWS OBC NCL यानी कि नॉन क्रीमी लेयर, और ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इसकी फीस कितनी है? 600 रुपये फॉर्म की फीस है। स्केड्यूल कास्ट यानी कि SC, स्केड्यूल ट्राइब यानी कि ST, पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD 325 रुपये। और थर्ड जेंडर को भी इन्होंने इंक्लूड किया है इसमें। थर्ड जेंडर की फीस भी कितनी है? 325 रुपये। ठीक है, हम समाज के उस तबके को भी स्थान दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो सोशल जस्टिस की ओर एक अच्छा कदम है। फिर कुछ गलती हो जाती है, हम सब मानव है, हम सब गलतियां कर ही देते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करते समय। तो उसमें उन्होंने बताया कि 13 मई से लेकर 15 मई तक आपसे कुछ गलती हो जाती है, तो आप जो है उसमें जगह उसको सुधार कर सकते हैं। और ये बताया ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो 180 मिनट का होगा, जो पहले भी होता था। और 16 जून 2024 से आपके पेपर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और उसके लगभग एक हफ्ते पहले से जो है वो आपके एडमिट कार्ड आ जाते हैं, एक हफ्ते या 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाते हैं, वो आपको सूचना से अवगत करा देंगे। सेंटर्स जो है वो वैसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। और एग्जामिनेशन का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल करना है, इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके लिए आप तनाव ना लें। काम की बात क्या है वो जान लेते हैं, है ना। हाँ, तो सर काम की बात जो है वो ये है, जैसे मैंने कहा था कि इस बार 3 कैटेगरी है, कैटेगरी नंबर 1, 2 और 3। जैसे अभी तक कैटेगरी क्या होती थी? JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर को हम क्या बोलते हैं? नेट बोलते थे अभी तक, है ना। जैसे नेट जो है ना उस एग्जाम का नाम है। इस एग्जाम का नाम क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसे कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कंडक्ट कराती है। और अभी तक इसमें 2 कैटेगरी थी, एक JRF की कैटेगरी थी और एक थी असिस्टेंट प्रोफेसर की कैटेगरी। एक नई कैटेगरी आई है, एडमिशन टू PhD ओनली। यानी कि जो बच्चे, या तो कुछ बच्चे JRF होंगे, कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर भी होंगे, और कुछ क्या होंगे? एडमिशन टू PhD ओनली। 3 कैटेगरी में आप क्या होंगे? इस एग्जाम में पास करेंगे, और उस हिसाब से आपको जो है आगे चीजें आपकी बढ़ेंगी। अब वो कैसे, हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं। उसमें समझने वाली बात क्या है, जैसे जो बच्चा JRF है वो PhD एडमिशन ले सकता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे क्योंकि JRF है तो उसे फेलोशिप भी मिलेगी, JRF की फेलोशिप जो मिलती है एडमिशन लेने के बाद। आप केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर हुए हैं तो है ना, आप क्या कर सकते हैं? आप एडमिशन इन PhD यानी कि PhD में एडमिशन भी ले सकते हैं, और आप क्या कर सकते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मास्टर्स करने के बाद आपने देखा होगा ना, यूपी हायर में, बिहार हायर में, MP हायर के जो एग्जाम, राजस्थान हायर, जिनके हायर के एग्जाम्स होते हैं, इसमें जो है आप सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर एडमिशन टू PhD वाली थर्ड कैटेगरी क्या है? जो बच्चे केवल इस कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे वो केवल क्या कर सकते हैं? केवल PhD कर सकते हैं, है ना। वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। बच्चे कौन से हैं उस पर चर्चा हम करने वाले हैं। तो मेरा अनुमान है कि इस बात को आप समझ गए होंगे कि 3 कैटेगरी हैं। इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो JRF होंगे वो तीनों के लिए एलिजिबल हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है वो केवल वो JRF नहीं है ना। इसको नहीं समझते, मेरा अनुमान है जो मैंने बताया उस बात को आप समझ गए हैं। कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि JRF के लिए नेट एडमिट कार्ड कैटेगरी 2 और 3, तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, फॉर एडमिशन टू PhD द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। कैटेगरी 2 क्या है? ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD ओनली, विल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट और UGC, ठीक है। और द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन परसेंटाइल में रिजल्ट आएगा। भाई बेसिक सी बात है जो हर बार ये बताते हैं।
दरअसल इसमें इन्होंने बताया क्या है, वो ये बताया है कि जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे और वो पीएचडी करना चाहते हैं तो सीधा 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 जाएंगे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और वहां से वो पीएचडी कर सकते हैं। फिर जो बच्चे नेट हुए हैं या फिर एडमिशन इस दोनों कैटेगरी में आए हैं या फिर किसी इसी कैटेगरी में, यानी कि उन्होंने क्या किया है, केवल एडमिशन टू पीएचडी ओनली को ही क्वालिफाई किया है। जैसे अभी तक आप क्वालिफाई करते थे, जैसा मैंने बताया आपको, अभी तक जो एग्जाम क्वालिफाई करते थे तो आपके रिजल्ट में लिखकर आता था क्या, जेआरएफ एंड क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, है ना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट में, ठीक है, ये लिख कर आता था। या फिर लिख कर आता, एक तो ये कैटेगरी थी, एक कैटेगरी ये थी, असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, है ना। अब एक थर्ड कैटेगरी क्या है, एडमिशन टू पीएचडी ओनली, ये थर्ड कैटेगरी भी अब लिखकर आएगी। तीसरी कैटेगरी जो रहेगी वो क्या है, अगर आप केवल इस कैटेगरी में क्वालिफाई किए हैं तो आप ये नहीं हैं और ये नहीं हैं। अगर आप जेआरएफ हुए हैं तो आप तीनों में हैं, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हुए हैं तो आप इन दोनों में हैं, है ना। लेकिन अगर आप जेआरएफ हुए हैं तो अगर आपके पास मास्टर्स नहीं है, उसको बाद में जानेंगे, इसको आप समझ लीजिए पहले। थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है लोगों को लगे, बट आसान है, बहुत कुछ है नहीं इसमें रॉकेट साइंस। इन 3 कैटेगरी में रिजल्ट आएगा बस, ये समझ गए हैं आप। अब दरअसल फिर जानते हैं कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन का मोड क्या है। साफ साफ लिखा है, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन ओएमआर बेस्ड मोड ओनली। किसमें होगा, केवल ओएमआर में होगा, यानी कि केवल ऑफलाइन आपका पेपर होने वाला है इस बार। और अभी तक पेपर होता था आपका ऑनलाइन, यानी कि आप चाहते थे सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, इस बार कैसा है, ओएमआर शीट पे, यानी कि ऑफलाइन आपका एग्जाम होगा। फिर एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम कंसिस्टिंग 2 पेपर सेट, बेसिकली इसमें 3 घंटे का पेपर होगा, 180 मिनट मिलेंगे आपको बिना किसी ब्रेक के, और उस 3 घंटे में आपको पास में 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। पेपर 2 जो होगा 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स, है ना। टोटल कितना हुआ, 300 नंबर और 150 क्वेश्चन होंगे आपके। कितनी देर में करना होगा, 3 घंटे में। पेपर 1 जो है वो जनरल है, सबके लिए कॉमन पेपर है। टोटल 10 टॉपिक है इसके अंतर्गत, वो 10 टॉपिक पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आईसीटी, कम्युनिकेशन है, रीजनिंग है, मैथ्स है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, आपका एनवायरमेंट है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ऐसे कुछ 10 टॉपिक्स हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं 50 क्वेश्चन जो सबके लिए आएंगे। और सेकंड पेपर जो होगा वो आपने जो पेपर डोमेन चूज किया है, जिससे आप नेट देना चाहते हैं या जेआरएफ का एग्जाम या फिर ये जो एग्जाम देना चाहते हैं उसका पेपर रहेगा, उसके 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिकली आपकी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहली बात तो इसका मतलब कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और पेपर जो है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ही होगा, एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर। जैसे कोई लैंग्वेज का पेपर होता है ना, जैसे आप तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, असमी, है ना, पंजाबी, कोई भी अदर लैंग्वेज, अगर आप उस लैंग्वेज को चूज कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज में पेपर होगा, अदरवाइज पेपर किस में होगा, हिंदी में होगा या फिर इंग्लिश में होगा, ठीक है। ये लैंग्वेज को लेकर है। नो नेगेटिव मार्किंग है, ईच क्वेश्चन 2 नंबर का है, पहले बताया, नो नेगेटिव मार्किंग है। और कोई क्वेश्चन गलत पाया जाता है तो जिस व्यक्ति ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया रहेगा केवल उसी को नंबर मिलेंगे, इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और किसी क्वेश्चन में अगर 2 ऑप्शन सही है बाई चांस से, अगर तो जिस किसी बच्चे ने दोनों ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट किया होगा, जैसे राम जैसे क्वेश्चन है दशरथ के पुत्रों के नाम दिए हुए हैं ना, तो उसमें राम भी ऑप्शन में और लक्ष्मण भी ऑप्शन में, तो जो राम या लक्ष्मण में से किसी एक को सिलेक्ट करेगा उसका आंसर सही माना जाएगा, बाकी का आंसर सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और जहां आपको लग रहा है कि आपका आंसर सही होने की संभावना है, उसे भी अटेम्प्ट करें। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है, जैसे क्योंकि इसमें भी एक नई कैटेगरी आई है जो अभी तक नहीं थी, वो क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपके पास मास्टर्स में 55% होना चाहिए, कितना, 55% मार्क्स। और अगर आपकी कैटेगरी जो है वो आप ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तो 50% मास्टर्स में होना चाहिए आपके, विदाउट राउंडिंग ऑफ। इसका मतलब क्या है, अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस में हैं तो अगर आपकी परसेंट 54.999 भी है ना, तब भी आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपकी परसेंट अगर 49.9999 भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं, तो भी आप क्या, आपको नहीं मिलेगा ये। जो भी बच्चे मास्टर्स में अपीयर हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिनका फर्स्ट ईयर है वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते। बस उनको क्या करना होगा, जब उनकी डिग्री कंप्लीट करनी होगी, कब तक करनी होगी, जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा उसके 2 साल तक उनके पास में डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए,
सिंपल सी बात है, अगर अपीयरिंग में है तो हो ही जाएगी। और उनके पास में तब ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, अगर ये एलिजिबिलिटी उस समय नहीं होगी तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक नहीं रहा होगा। अब एक नई कैटेगरी आई है कि जो भी एस्पिरेंट जो हैं जिस एग्जाम को अपियर कर रहे हैं, उनके पास में कैटेगरी क्या है, 4 ईयर या 8 सेमेस्टर की बैचलर डिग्री जो जिस प्रोग्राम में के अंतर्गत है। यानी कि ऐसा कोई भी विद्यार्थी, ऐसा कोई भी एस्पिरेंट जिसके पास में क्या है, 4 साल की डिग्री है बैचलर्स की। मास्टर्स की डिग्री तो 2 साल की होती है, 4 साल की बैचलर डिग्री आपके पास में, और आप अपियरिंग में है तब भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, और कंप्लीट कर चुके हैं तब भी आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जैसे आपने बीटेक किया हुआ है, कोई भी ऐसा इक्विवेलेंट कोर्स जिसमें डिग्री कितने साल की थी आपकी, 4 साल की थी, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी डोमेन में अप्लाई कर सकते हैं। और उनके साथ भी क्या है, वही सेम सिनेरियो है। वो क्या है कि मिनिमम 75% मार्क्स इन एग्रीगेट इक्विवेलेंट ग्रेड पॉइंट वेयर एवर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स टू SC, ST and OBC for non-creamy layer or differently able or economical weaker section and other category of the candidate as per decision of the commission। का मतलब क्या है कि अगर आपकी कितना परसेंटेज होना चाहिए, 75% मार्क्स होने चाहिए आपके, किसमें, अगर आपने 4 साल की कोई डिग्री करी है तो, है ना, 4 साल की या फिर 8 सेमेस्टर की कोई आपने डिग्री करी है तो, और अगर आप इस कैटेगरी से SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, तो आपको 5% का क्या मिलेगा, मार्जिन मिलेगा। यानी कितनी, 70% भी होगी तब भी आप क्या है, एलिजिबल हैं। और जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं किसमें, अपनी 4 ईयर के ग्रेजुएशन कोर्स में, उनके पास में 1 साल का समय, यानी कि अगर वो लास्ट सेमेस्टर में तो ही वो एलिजिबल है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा यूजीसी ने कहा है अपने नोटिफिकेशन में, ये यहां पर कहा है। विद इन 1 ईयर if qualified for admission to PhD only from the date of declaration of NEET failing for their shall be treated as disqualified, है ना, साफ साफ लिखा है। और यहाँ पर मास्टर्स के लिए क्या लिखा था, यहाँ पर 2 साल लिखा हुआ था, कहीं लिखा है यहाँ पर, मैंने पढ़ा है उसको। लेट अवे आई एम वैलिडेटिंग यू, मैं वैलिडेट कर रहा हूँ उस चीज को, थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ, विद इन 2 ईयर्स, 2 साल में आपको नेट के रिजल्ट के आने के बाद में जो रिक्वायर्ड परसेंटेज है, और 2 साल में अगर आपके पास डिग्री नहीं होती है तो क्या हो जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर एक और इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि जो भी एस्पिरेंट्स जिनके पास में 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है, यानी कि क्या है, 4 ईयर का उनके पास में डिग्री है बैचलर्स वाला, है ना, 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर, इस चीज को समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो वो किसके लिए एलिजिबल हैं, वो JRF के लिए एलिजिबल हैं, और वो एलिजिबल है एडमिशन इन PhD, है ना, एडमिशन इन PhD, यानी कि वो PhD में एडमिशन ले सकते हैं, JRF का और फेलोशिप मिल सकता है उन्हें, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। जैसा मैंने बताया था, मैं पुनः बताता हूं इस बात, क्योंकि इस एग्जाम को पास करने की बाद, नीट यानी नेट बोलते थे, नीट तो अलग है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करने के बाद में अभी तक क्या होता था कि आप एलिजिबल होते थे किस चीज के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल थे। आप हायर वगैरह का एग्जाम देकर के आराम से क्वालिफाई कर सकते थे और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते थे, या फिर आप अपने आप को PhD में लेकर जाना चाहते तो PhD भी कर सकते थे। अब क्या है कि जो नई कैटेगरी आई है, जो 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है, वो एस्पिरेंट्स जो हैं, जो इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं, वो PhD तो कर सकते हैं, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर सीधा इससे नहीं बन सकते, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए PhD करनी पड़ेगी। मेरा अनुमान है मेरी इस बात को आप समझ पाए होंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा, है ना। अगर आपके पास में 4 ईयर की डिग्री है तो आप क्या कर सकते हैं, आप JRF हो सकते हैं, यानी कि आपको फेलोशिप तो मिलेगी। आपको JRF होने का मतलब क्या था, अभी तक JRF होने का मतलब ये था, अभी तक इससे पहले जो मतलब था वो यह क्या था कि मास्टर्स वाले बच्चे केवल दिया करते थे, तो जो बच्चे JRF हो जाते थे उनको फेलोशिप ले सकते थे वो, उसके अलावा वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या PhD करने के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, मेरा अनुमान है आप इस बात को समझ पाए होंगे। और 4 ईयर कोर्स करने के बाद आप केवल PhD में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। आप अगर JRF हो जाते हैं तो आपको क्या होगा, आपको फेलोशिप तो मिलेगी, लेकिन अगर आप सोचें कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है तो वो आप एलिजिबल नहीं है, यानी कि आप UP हायर में या फिर किसी हायर के एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, मेरा अनुमान इस बात को आप समझ पाए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। और अगर आपको लगता है इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, कुछ बेसिक डिटेल्स की रिक्वायरमेंट कुछ खास है नहीं है भाई, आपकी स्कैन फोटो चाहिए, साइन चाहिए, रिसेंटली फोटो चाहिए, क्योंकि आजकल फोटो बाद में फिर से मांग लेते हैं, तो फोटो, साइन और बेसिक सी चीज़ें जो आपके पास होंगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, बस वही 3 चीज़ें चाहिए। और आपके पास में आपकी मास्टर की मार्कशीट तो फिलहाल नहीं चाहिए, बट आपके पास 55% होना चाहिए। यहाँ पर आपको कहना होगा कि हाँ मैं घोषित करता हूँ या करती हूँ, है ना,
कि मेरा इतना परसेंटेज या मार्क्स है इस मास्टर डिग्री में। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें बताइएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।